Welcome to Major HS Kelsey's Balnoy Academy. My name is Govind Mishra and I'm the GS faculty here, and today we'll be starting the history test paper. So here we go. So see, this is the history test paper और यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बनता है मॉडर्न हिस्ट्री से, सिंस मॉडर्न हिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं, तो हमारा टेस्ट पेपर भी कुछ इसी तरीके से डिजाइन होगा. सो इट विल कवर सारे के सारे पोर्शंस. मॉडर्न हिस्ट्री भी है इसमें एंशिएंट हिस्ट्री भी है, मेडिवल भी है और वर्ल्ड हिस्ट्री भी है. सो talking about the first part, it is about the European commercial enterprises in 16th and 19th century. So this question is basically related to the advent of European chapter. Here it says that the Portuguese Kaiser system required all merchant vessels operating in Indian Ocean to purchase navigation and passes and pay duties to Portuguese custom houses. यानी कि जितने भी काइजर सिस्टम में क्या था कि इंडियन ओशन में, सी दिस इज इंडिया एंड दिस इज द इंडियन ओशन, तो यहां से जितनी भी शिप अगर पास होंगी, इफ इट इज नॉट पोर्चुगीज, तो यहां पे वो किसको पैसा देंगी? वो पोर्चुगीज को पैसा देंगी ताकि वो यहां पे आकर के ट्रेड कर सकें. दिस वाज नोन एज काइजर सिस्टम. ओके, सो नाउ इट इज दैट ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट सही है. Next is that Alfonso de Albuquerque established Goa as the headquarter of Estoda, India, after capturing it from Adil Shah Sultanate of Bijapur. So आदिल शाह सुल्तान था किसका? बीजापुर का. तो यहां पे उसने क्या किया? अल्फोंसो डे अल्बुकर्की ने गोवा को उससे कैप्चर किया. गोवा वाज द फर्स्ट टेरिटरी, इट वाज द फर्स्ट टेरिटरी टू कम अंडर एनी यूरोपियन रूल. सो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है. Now coming to the third one, the Dutch East India Company established their first factory. See, first factory, students, it is very important कि first factory को याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ब्रिटिश की फर्स्ट फैक्ट्री कहां हुई थी, डच की फर्स्ट फैक्ट्री कहां हुई थी, पोर्चुगीज की कहां हुई थी, फ्रेंच की कहां हुई थी, इसकी लिस्टिंग आप कर लीजिएगा. इट विल बी गुड फॉर योर एग्जाम. सो the Dutch East India Company establishes their first factory on the Coromandel coast at Pulicat before settling up at Masulipatam. ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी गलत है क्योंकि फर्स्ट फैक्ट्री इनकी कहां पे हुई थी? इनकी फर्स्ट फैक्ट्री कहां पे हुई थी? मसूलीपट्टनम में हुई थी. सो विद दिस आर ए ऑप्शन इज करेक्ट. Moving to the next question. Okay, so here we see question number 2. Now question number 2 को अगर हम ध्यान से देखें, it is regarding Anglo-French rivalry. It is regarding Anglo-French rivalry. See, यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे के सारे वॉर्स हुए थे, जिसमें से कि कार्नाटिक वॉर्स हैं, जिसमें एंग्लो मराठा वॉर्स हैं, जिसमें एंग्लो सिख वॉर्स हैं. तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके ये वॉर्स कहां पे हुए थे और कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी और उस ट्रीटी में क्या हुआ था. दिस इज इंपॉर्टेंट. सो लेट अस गो थ्रू इट. इट सेज दैट द बैटल ऑफ सेंट थॉम, ए बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, द बैटल ऑफ सेंट थॉम डेमोन्स्ट्रेटेड द डिवाइस ऑफ सुपीरियोरिटी ऑफ disciplined European trained infantry over the Indian cavalry forces. हाँ, ये एकदम सही बात है क्योंकि जो अंग्रेजों के जो ट्रूप्स थे, they were more disciplined, they were more professional and they had more modern artilleries and weapons, and therefore this statement is correct. Next is the Treaty of Aix-la-Chapelle. ये ट्रीटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपेल रिस्टोर्ड मद्रास टू ब्रिटिश इन एक्सचेंज ऑफ लुइसबर्ग इन नॉर्थ अमेरिका. तो एग्जैक्टली ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है क्योंकि ये जो कर्नाटिक जो वॉर हो रहे थे, ये कर्नाटिक वॉर किस लिए हो रहे थे? यूरोप में इट वॉज द इंडियन वर्जन ऑफ ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन. इट वॉज द इंडियन वर्जन ऑफ ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन.
अब ये ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन कहां पे हो रहा था? ये ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन हो रहा था यूरोप में, ना कि इंडिया में। लेकिन इंडिया में चूंकि फ्रेंच भी थे और इंग्लिश भी थे, तो उनकी राइवलरी इंडिया में भी चल रही थी। और उनकी राइवलरी इंडिया में कैसे चल रही थी? इन द ड्रामा ऑफ कर्नाटिक वॉर्स। ठीक है, सो हमारा लेट्स गो टू द थर्ड ऑप्शन, दैट इज डुप्लेक्स रिकॉल्ड बाय द फ्रेंच। डुप्ले जो है, देखो डुप्ले जो है उसको वापस बुला लिया गया था। ही was a French governor, इसको वापस बुला लिया गया था by the East India Company, occurred immediately after the decisive French defeat at the Battle of Vandivash। नहीं, ऐसा नहीं था। बैटल ऑफ वेंडिवॉश तो बहुत लेट हुआ था। डुप्ले का टाइम और बैटल ऑफ वेंडिवॉश का टाइम बहुत डिफरेंट है। सो ये कहीं थर्ड कर्नाटिक वॉर के आसपास हुआ था। So point is that this statement is correct, this statement is wrong. This statement is wrong because डुप्ले को इसलिए बुलाया गया था क्योंकि बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस हो चुका था फ्रेंच का, and therefore option B is the correct option. Let's move to the next question. Okay, अब देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो क्या होता है, with the reference to Anglo-Mysore wars. Okay, so here it says with the reference to Anglo-Mysore wars. ठीक है, अब देखो यहाँ पे एंग्लो मैसूर वॉर आ गया। हाँ, एंड द स्टेट ऑफ मैसूर अंडर हैदर अली टीपू सुल्तान कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी मैसूर के इलाके की बात हो रही है। किस इलाके की बात हो रही है? मैसूर के इलाके की बात हो रही है। ठीक है, सो द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, हैदर अली फोर्स्ड द ब्रिटिश टू साइन अ ट्रीटी ऑफ मद्रास इन ह्यूमिलिएटिंग टर्म्स फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। यस, पहली बार में जो ये था, क्या कहते हैं, हैदर अली, he was so capable leader that he defeated the British, और उसमें इन्होंने क्या किया था कि ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन किया था। तो हमारा जो ये जो स्टेटमेंट है वो एकदम ही करेक्ट है। So this statement is correct. Now next is your second, which is your Tipu Sultan introduced a new calendar. ऐसा किया था इन्होंने। Second, a new coinage system. Yes, ऐसा भी किया था। The state commercial corporation oversees the trading factories. Yes, he also did that. And plus Tipu Sultan also became the member of Jacobean Club. He also became the member of Jacobean Club. और ये Jacobean Club किसका था? ये Jacobean Club था फ्रेंच का। तो यानी कि टीपू सुल्तान की दोस्ती फ्रेंच के साथ ज्यादा बढ़ रही थी। अगर ज्यादा बढ़ रही थी तो उससे नाराज कौन होता? इंग्लिश। एंड देयरफॉर मैसूर के साथ लड़ाई होना शुरू हो जाती है। ठीक है, नाउ थर्ड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटी, इट इज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। ठीक है, टीपू सुल्तान seceded half of his territory which were partitioned exclusively, देखो दिस इज द वर्ड, exclusively between British एंड नवाब ऑफ हैदराबाद। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहां पे मराठा भी इन्वॉल्व थे। तीन लोग के बीच में डिवीजन हुआ था, ब्रिटिश में, मराठा में और नवाब ऑफ हैदराबाद, निजाम ऑफ हैदराबाद में। सो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या होती है? ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। पहला अपना ए जो है वो सही है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, here it says that consider the following statement regarding the revolt of 1857 से। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफी रिकर्ड से आता रहता है, एंड इट्स स्ट्रक्चरल कॉजेस। ठीक है, देखते हैं। सो हियर इट सेज that the General Services Enlistment Act 1856 mandated recruits of Bengal Army to serve overseas if orders, violating the upper caste taboos of काला पानी। भाई ये बात एकदम सही है क्योंकि काला पानी से रिलेटेड बहुत ज्यादा टैबूज थे, और जो वो हुआ करते थे उनके हिसाब से क्या था? ये था कि भाई ये जितने भी वो हैं जो इंडियंस हैं, उनके साथ सबसे बड़ी इशू ये होती थी कि अगर उन्होंने अगर सी को क्रॉस किया तो दे विल बी आउटकास्टेड, अपने कास्ट को लूज कर सकते हैं वो। एंड बिकॉज ऑफ दिस ये स्टेटमेंट जो है वो एकदम सही। Okay, now moving to the next, it is मौलवी अहमदुल्लाह शाह ऑफ फैजाबाद। हाँ, इन्होंने फैजाबाद से ही सेंटर ऑफ रिवोल्ट को शुरू किया था। So actively mobilized the peasant support and preached jihad against the British, defeating British forces at the Battle of Shenhat। ये जो स्टेटमेंट है ये एकदम सही है। तो मौलवी अहमदुल्लाह जो थे वो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ये किया था कि उन्होंने जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है वहां उनका सेंटर कहां पे था? फैजाबाद में था।
Now getting to the next statement, it says that the Post Office Act, here this act is important, completely prohibited, देखो यहां पे एक extreme word आ गया, completely prohibited Indian sepoys from sending private mails to their families in rural Bengal and Awadh. नहीं यार देखो क्या था कि prohibit नहीं किया गया था, यहां पे क्या किया गया था कि यहां पे पहले ये फ्री हुआ करता था, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस एक्ट के बाद क्या था कि अब इसके लिए इट वाज नॉट फ्री, अब इसके लिए क्या था कि नाउ इट वाज पेड, अब इसके लिए क्या लगते, पैसे लगते, स्टैंप ड्यूटी लगती, एंड देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो अब यहां पे क्या है, ट्राइबल मूवमेंट है और उसके लीडर्स हैं. ये बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन है विच यूपीएससी कीप्स ऑन आस्किंग. इफ यू सी इट इज द मूवमेंट एंड लीडर्स. ठीक है, देखो पहला है रमौसी मूवमेंट. ठीक है, सो रमौसी का है, रमौसी किसने शुरू किया था? सो रमौसी वाज स्टार्टेड बाय योर चित्तूर सिंह. रमौसी वाज स्टार्टेड बाय चित्तूर सिंह. रंपा रिबेलियन कब हुआ था? 1879 में हुआ था. एंड अलोरी सीताराम राजू was the main leader of it. Next is the Tana Bhagat movement in 1914. Tana Bhagat movement in 1914. It was started by Jatra Bhagat. And coal mutiny was there. देखो coal mutiny को किसने शुरू किया था? बोधू भगत ने किया था. Coal mutiny was started by बोधू भगत. So our option A is the correct answer. Moving to the next question. Okay, now with reference to the 19th century social religious reform movement, a very important topic again, consider the following statement. देखो राजा राम मोहन रॉय वर्क्स, जिनकी बुक का नाम था अ गिफ्ट टू मोनोथीस्ट. ये किताब का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है. एडवोकेटेड रैशनलिज्म एंड मोनोथिज्म व्हाइल क्रिटिसाइजिंग पॉलीथिज्म एंड आइडल वर्शिप. यस, ही वाज अगेंस्ट द आइडल वर्शिप इन थिंग. सो ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. नाउ अब जो नेक्स्ट है, इट इज दैट ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्टैब्लिश्ड बैथ्यून स्कूल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इन कोलकाता इन्होंने बैथ्यून स्कूल शुरू किया था. ईश्वर चंद्र विद्यासागर का क्या कंट्रीब्यूशन था? इनका कंट्रीब्यूशन चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट था, विमेन एजुकेशन, विमेन लिटरेसी की तरफ था. सो कॉलेज एंड सर्व्ड एज इट्स फर्स्ट सेक्रेटरी पायनियरिंग हायर एजुकेशन फॉर वुमेन. ये देखो हायर एजुकेशन फॉर वुमेन आ गया ना, एंड दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. Coming to the next one, it is Paramhans Mandali founded in Pune by Gopal Hari Deshmukh. Functioned as the public debate forum rejecting idol worship and caste rules. देखो पहली चीज तो ये कि परमहंस मंडली was found in Bombay. पहली चीज ये, इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं. ठीक है, बॉम्बे में मिला था. दूसरी चीज ये कि डोडबा Pandurang was the leader. Dodwa Pandurang was the leader. Next is functioned as the public debate rejecting the idol worship and caste system. नहीं, ये जो थी एक तरीके की क्या थी? सीक्रेट सोसाइटी थी. सीक्रेट सोसाइटी थी ये कोई फोरम नहीं था. पब्लिक नेचर का तो ये बिल्कुल भी नहीं था. ओके, सो अपना थर्ड स्टेटमेंट होता है गलत. And A is the right answer. Moving to the next question. Okay, now it is question number 7. So question number 7 says that regarding the colonial land revenue system, देखो land revenue system settlement implemented by the British East India Company, consider the following statement. ठीक है, land revenue system, another important topic. It says that under permanent settlement, ठीक है, permanent settlement की बात हो रही है 1793 की. ठीक है, the sunset law mandated the auction of zamindari estate if revenue errors were not clear before the sunset of the appointed date. भाई ये जो है ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट क्योंकि सनसेट जो लॉ था इसका मतलब यही था कि
कोई एक दिन डिसाइड हो गया है, अब व्हेन द डे इज डिसाइडेड आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन कि उसी दिन में सूरज ढलने से पहले व्हाट विल हैपन कि जो जमींदार है उसको जो फिक्स्ड इनकम ऑफ द कंपनी थी उसको देना था ले जा करके। तो ये स्टेटमेंट, नहीं तो अगर वो नहीं दे पाता तो उसकी जमींदारी को छीन लिया जाता और किसी और को दे दिया जाता। देयरफॉर ये जो चीज है स्टेटमेंट है वो सही है। The Rayatwari system, convinced by Alexander Reed and Thomas Munro, recognized by the cultivators as the proprietors of the land with revenue reassigned periodically। तो यहां पे periodically क्या होता कि जो लैंड रेवेन्यू है उसको लैंड के अकॉर्डिंग उसको रिवाइज किया जाता बार बार, और इट वाज इंप्लीमेंटेड बाय अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। इट वाज बेसिकली इंप्लीमेंटेड इन मद्रास रीजन। कहां पे था? मद्रास रीजन। और यहां पे इसको रैयतवारी क्यों बोलते थे? क्योंकि पीजेंट्स को वर मेड द डायरेक्ट ओनर्स ऑफ द लैंड और उनसे कलेक्ट किया जाता था, and the peasants were called rayats, that is why it is rayatwari system। now third is under महलवारी system। ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ पंजाब हरियाणा जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पे इंप्लीमेंट किया गया था। ठीक है, सो अंडर महलवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय हॉल्ट मैकेंजी। हाँ, हॉल्ट मैकेंजी ने किया था। द विलेज हेडमैन, विलेज हेडमैन को क्या डेजिग्नेशन दिया गया? लंबरदार। ठीक, was made responsible for collecting revenue for the entire village, और entire village, the collection of village were there which was called महल्स, इसीलिए इसको महलवारी सिस्टम कहते थे। और यहां पे जो कलेक्टिंग द रेवेन्यू यानी कि वो जो ग्रुप्स है उसको जो कलेक्ट करेगा रेवेन्यू उसको कहते थे लंबरदार, and therefore this statement is correct। आप ये फिर से ध्यान दीजिएगा, it was implemented by Holt Mackenzie, therefore all the three statements are correct। option D is correct। moving to the next question। So question number 8, आगे बढ़ते हैं। It says about the formation of Indian National Congress। So consider the following statement regarding the early phase of the formation of Indian National Congress। ठीक है, so Indian National Congress के early phase को देखते हैं। The first session of INC in December 1885 was originally scheduled to be held in Pune, but was shifted to Bombay due to outbreak of cholera। भाई ये जो स्टेटमेंट है ये एकदम सही है कि सबसे पहले डिसाइड हुआ था पूना में, लेकिन वहां पे कॉलरा का आउटब्रेक हो गया। चूंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज है, वाटर बॉर्न डिजीज है, देयरफॉर इट वाज चेंज्ड टू बॉम्बे। Next, Surendranath Banerjee and Anand Mohan Bose did not attend the first session of Indian National Congress because they were organizing the second national conference in Calcutta। ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट सही, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक, नाउ क्वेश्चन इज दैट अबाउट द थर्ड वन। थर्ड देखते हैं। द ब्रिटिश कमिटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन लंदन। ठीक है, इट वाज फाउंडेड इन लंदन इन 1889। ठीक है, इन 1889 द चेयरमैनशिप अंडर A.O. ह्यूम, अंडर A.O. ह्यूम। ये A.O. ह्यूम है। हमने ये देखा है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इट वाज A.O. ह्यूम। लेकिन क्या वो चेयरमैन थे उस कमिटी के? द आंसर इज नो, ही वाज नॉट द चेयरमैन ऑफ द कमिटी। जो लंदन में जो कमिटी बनी थी ये उसके चेयरमैन नहीं थे, उसके चेयरमैन थे विलियम वेडरबर्न। हु वाज द चेयरमैन? विलियम वेडरबर्न। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत होता ही हमारा पहला आंसर करेक्ट होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, इट इज रिलेटेड टू योर पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, देखते हैं। विद रेफरेंस टू योर पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 द स्वदेशी मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, the official proposal of partition of Bengal was first publicly announced by Lord Curzon through the Risley Circular in 1903। Through the Risley's Circular in 1903। ये स्टेटमेंट एकदम सही है कि हम पार्टीशन करेंगे बंगाल का, और इन्होंने ये बताया था कि क्यों करेंगे। It was said that it will be done for the good administrative convenience। तो गुड गवर्नेंस, गुड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए इसको बंगाल को पार्टीशन करना होगा, ऐसा इन्होंने बोला था। लेकिन इसके पीछे के जो मंसूबे थे वो बहुत डिफरेंट थे। दे वर डिवाइडिंग द बंगाल ऑन द कम्युनल लाइंस, हिंदू मेजोरिटी एरिया and Muslim majority area। Moving to the next statement, Rabindranath Tagore composed a song which is Amar Sonar Bangla
and initiated Raksha Bandhan festival as a symbol of Hindu Muslim unity during the agitation. Yes, ये statement एकदम सही है. आमार सोनार बांग्ला is the present date में क्या है, ये national anthem है बांग्लादेश का. Okay, moving to the third one. The National Commission of Education was established in 1906 under the leadership of Satish Chandra Mukherjee. सतीश चंद्र मुखर्जी टू ऑर्गेनाइज नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन. चूंकि यहां पे क्या हुआ था कि इसके साथ स्वदेशी मूवमेंट आ गया था. स्वदेशी मूवमेंट में क्या बातें की गई थी कि किसी भी तरीके से ये अब ब्रिटिश के साथ ब्रिटिश की चीजों का यूज नहीं करेंगे. अब ब्रिटिश की चीजों का यूज नहीं करेंगे तो कॉलेजेस का भी यूज नहीं करेंगे. नाउ कॉलेजेस आर नॉट यूज्ड देन एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट. एजुकेशन कहां से मिलेगी? नाउ दे विल बी गेटिंग द एजुकेशन फ्रॉम देयर ओन सेल्फ. और कई तरीके के कॉलेजेस का निर्माण होना शुरू होगा. सो देयरफॉर ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, now that is question number 10. Okay, so question number 10. Consider the following regarding the foundation of All India Muslim League and Indian Council Act 1909. ठीक है, इन दोनों के बीच का रिलेशन देखते हैं क्या था. ठीक है, तो पहला है कि द शिमला डेप्यूटेशन. सो शिमला डेप्यूटेशन वाज देयर. ठीक, शिमला डेप्यूटेशन हुआ इन 1906. ठीक है, Aga Khan III present an address to Lord Minto demanding separate electorate and representation in excess of their population share. Exactly, ये हुआ था सबसे पहले शिमला डेप्यूटेशन में. आगा खान III जाकर के उन्होंने लॉर्ड मिंटो से बात की थी कि उनको एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए. वो एक पार्टी बनाएंगे जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स वोट कर सकते हैं. एंड दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. Next is Nawab Salim Ullah of Deccan, Nawab Mosil ul Mulk were the prominent founding leaders of All India Muslim League established in Dhaka. Dhaka में हुआ था. ढाका कहाँ? बांग्लादेश. In December 1906. Yes, this statement is correct. Now third is that Indian Council Act 1909 guaranteed a non-official majority in both. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? In both Central Imperial Legislative Council and Provincial Legislative Council. नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है. यहाँ पे क्या हुआ था कि it was provided a non-official majority in Provincial Legislative Council में तो था. Provincial Legislative Council में non-official majority तो कर दी गई थी, लेकिन Central Legislative Council में अभी भी officials की majority थी. Therefore, third statement is incorrect और अपना correct answer है A. Moving to the next question. ठीक है, now it is question number 11. It says that with reference to Komagata-Maru incident. भाई ये क्या थी? ये एक ship थी. ठीक, in 1914 and revolutionary movement consider the following. ठीक है, it says that the steamship Komagata-Maru was chartered by Gurdat Singh to circumvent the discriminatory Canadian continuous journey regulations. अच्छा ठीक है, now next option पढ़ते हैं. The next option is that upon returning to India, the passengers clashed violently with the British police at the Bajbaj near Calcutta. ठीक है, ऐसा हुआ था. So this was correct and this is also correct. Next is the Gadar party in San Francisco launched the publication Gadar carrying the caption अंग्रेजी राज का दुश्मन. अंग्रेजी राज का दुश्मन in गुरुमुखी उर्दू एंड गुजराती. इन गुरुमुखी उर्दू एंड गुजराती. ये स्टेटमेंट जो है एकदम सही है. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. Here it says consider the following statement regarding Mahatma Gandhi early satyagrahas in India. यानी ये किस टॉपिक से है? It is emergence of Gandhi से. Okay, so in चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था. So Gandhi used weapon of civil disobedience movement for the first time in India to abolish तीन कटिया system. ठीक, सो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था और इसको अबॉलिश करना था ये तीन कटिया सिस्टम को. तो ये जो स्टेटमेंट है एकदम सही है. व्हाट इज तीन कटिया सिस्टम?
व्हाट इज तीन कटिया सिस्टम, ये आप कमेंट्स में देखेंगे कि व्हाट इज तीन कटिया सिस्टम। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, दिस इज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक। अब अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में क्या होता है, उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर होता है, गांधी अंडरटुक द फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, इट इज द फर्स्ट हंगर स्ट्राइक इन इंडिया डिमांडिंग 35% वेज हाइक फॉर द टेक्सटाइल वर्कर्स। ये एकदम सही स्टेटमेंट है, ऐसा ही किया था उन्होंने, दिस वाज द फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। उसके जस्ट सेम ईयर में ही, उसके कुछ महीनों बाद ही क्या होता है, खेड़ा सत्याग्रह होता है। सो इन खेड़ा सत्याग्रह Gandhi applied non-cooperation movement. This was the first non-cooperation movement for the first time by arguing peasants not to pay land revenue rules on the crop failure. कि अगर आपका क्रॉप फेल हो गया है तो आपको गवर्नमेंट को लैंड रेवेन्यू नहीं पे करना है। If that is the thing, then this is the right statement and हमारा ऑप्शन नंबर D is the correct one. Moving to the next question. Now question number 13, it says, it is related to your again non-cooperation movement. It is related to non-cooperation movement, ठीक है। देखो यहाँ पे है non-cooperation movement, कब हुआ था, 1920 से 22 के बीच में हुआ था। Consider the following question, ठीक है। So special session of INC held at Calcutta in September 1920 formally endorsed non-cooperation movement resolution drafted by महात्मा गांधी, ठीक है भाई। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसने ड्राफ्ट किया, महात्मा गांधी ने किया, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। सो नेक्स्ट इज योर नागपुर सेशन, देखो नागपुर सेशन कब हुआ था, इन 1920, ठीक है। तो नागपुर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, restructured the Congress by establishing a 15-member Congress working committee, ठीक है। CWC का गठन किया गया था ना। CWC was made just to make the people aware that what is the strategy and how they gonna participate in the mass movement struggle. Okay, and linguistic provincial Congress committee was also found. See, linguistic provincial committee was found because क्योंकि everywhere you cannot speak the same language because the masses will not be able to participate because masses won't be able to understand the given language. क्योंकि अभी मैं नॉर्थ इंडिया में हूं, मैं अगर साउथ इंडिया में चला जाऊं और वहां पे जाकर के अगर मैं रूरल बेल्ट में जाकर के अगर मैं इंग्लिश बोलना शुरू करूंगा, गांव देहात में जाकर के अगर मैं इंग्लिश बोलना शुरू करूंगा, तो हो सकता है शायद वो ना समझ पाए। तो उनकी लोकल लैंग्वेज, वर्नाकुलर लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी ताकि मैं उनको समझा पाऊं कि तुम इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कैसे करो। यस, सो दिस वाज द करेक्ट स्टेटमेंट। Next is Mahatma Gandhi withdrew the non-cooperation movement immediately following the Chauri Chaura through the Chauri Chaura incident होता है, ठीक है। Congress Working Committee resolution passed Bardoli in February 1922। ये statement जो है एकदम सही है। This is completely correct. So our third option, option number D is correct. Moving to the next question. Okay, now question number 14. ठीक, इट सेज दैट साइमन कमीशन के बारे में अब बात है और नेहरू रिपोर्ट के बारे में बात है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। सो द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन यानी कि साइमन कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सर जॉन साइमन विद नो इंडियन मेंबर्स ट्रिगरिंग ऑल इंडियंस बायकॉट। एकदम सही, इसका बायकॉट ही इसलिए हुआ था क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। नेक्स्ट, द नेहरू रिपोर्ट प्रपोज्ड डोमिनियन स्टेटस on the excuse me, on the lines of self-governing dominion status, completely separation of state from religion and joint electorate with reservation of seats for minorities। ये इन्होंने सजेस्ट किया था। हाँ, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। इन्होंने मेजर चीज ये थी कि इन्होंने डोमिनियन स्टेटस को मान लिया था। बट थर्ड स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस, Jawaharlal Nehru accepted dominion status caused unconditionally in the Kolkata Congress session 1928। नहीं, ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। They did not accepted the dominion status. In fact, they started Indian Independence League, इन्होंने शुरू कर दिया था, ठीक है। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग शुरू कर दिया था which led to the rise of left wing
party in the Congress itself. तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू डोमिनियन स्टेटस के फेवर में नहीं थे. Therefore, option third goes wrong and option A is the right one. Moving to the next question. Question number 15. So question number 15 says that match the following. देखो कमीशन है यहाँ पे और कोर फीचर्स है कि कौन कौन सा कमीशन क्या हुआ था और उसका कोर फीचर क्या था. देखो यहाँ पे चार्ल्स वुड्स डिस्पैच है. देखो वुड्स डिस्पैच वाज बेसिकली रिलेटेड टू योर इंग्लिश एजुकेशन. तो कहाँ पे है ये? इट इज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन. यस, दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज हंटर कमीशन. तो हंटर कमीशन जो था इट वाज बेसिकली इट वाज आल्सो रिलेटेड टू एजुकेशन, लेकिन वो प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर बात कर रहा था. सो एम्फेसाइजेस ऑन प्राइमरी एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन अंडर लोकल बॉडीज. ये स्टेटमेंट एकदम सही है. Next is your Rayleigh Commission. Rayleigh Commission. So Rayleigh Commission basically क्या था? It was not for the primary level of education, but it was related to your university level of, यानी कि higher education से related था. So Rayleigh Commission recommended stricter governance control over the universities. ये statement एकदम सही है. Yes, ये basically क्या था कि इट स्ट्रिक्टर गवर्नेंस, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ था, यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करने से भी मना कर दिया गया था. इसीलिए वहां पे एक रिलेक्स सर्कुलर भी बनाया गया था जो कि वहां पे उसको जो है तेजपुर यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उन्होंने उसको कंडेम किया था. नेक्स्ट इज योर सेडलर कमीशन. सेडलर कमीशन वाज बेसिकली ये इंटरमीडिएट लेवल ऑफ एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे एंड देयरफॉर द इंट्रोड्यूस्ड 10+2+3 स्कूल ऑफ education ecosystem which is basically followed till date. ठीक, this is 10+2+3 यानी कि 10 तक की एजुकेशन, फिर 1+2 यानी कि उसके बाद फिर 12 तक की और उसके बाद फिर 3 साल का कॉलेज. Okay, so with this our option number A is correct one. Moving to the next question. Question number 16 को अगर देखते हैं, it is about the Lahore Session 1929 civil disobedience movement. Consider the following. Lahore Session in INC adopted Purna Swaraj, जी हाँ, Purna Swaraj, complete independence, and authorized CWC to launch a civil disobedience movement. So this statement is correct. ये जो है यहाँ पे पूर्ण स्वराज, इसको हेड कौन कर रहे थे? इसको हेड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू. ठीक. Next is your Mahatma Gandhi commenced the historic Dandi march from Sabarmati Ashram to Dandi with 78 chosen followers on March 12, 1930. ये statement एकदम सही है. So this statement is the right one. Now under Gandhi-Irwin Pact, see अब क्या होता है कि उसके बाद क्या होता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना था. सो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है. सो गांधी इरविन पैक्ट होता है जिसमें कि जो कांग्रेस है डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड गांधी बिकेम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. एंड उसके पहले क्या होता है, इट वाज गांधी इरविन पैक्ट इन मार्च 1931. उसमें क्या होता है, द गांधी की कंडीशंस थी जिसमें से कि ये था कि आपको पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ना पड़ेगा बट हु वर नॉट इन्वॉल्व इन द वायलेंस. सो इट द ब्रिटिश गवर्नमेंट अग्रीड टू रिलीज ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर्स इंक्लूडिंग दोज हु कन्विक्टेड ऑफ वायलेंट ऑफेंस. नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है. आप लॉजिक से सोचो ना कि गांधी जो है वो अहिंसा के फेवर में थे, हिंसा के खिलाफ थे, तो वो इनको क्यों बचाएंगे. ठीक. सो दिस इज option number 1 and 2. Option number A is correct. Moving to the next question. It is considered the following statement regarding the round table conferences. ठीक है, round table conferences के बारे में बात है and Pune Pact. The Indian conference, it says that the Indian National Congress attended, INC attended the second round table conference, whereas Mahatma Gandhi was the sole official representative. मैंने आपको अभी भी बताया, ये करेक्ट स्टेटमेंट है. नेक्स्ट इज रैमसे मैकडोनाल्ड अनाउंस अ कम्युनल अवार्ड. सी किसने अनाउंस किया? ये वहां के क्या थे, ये प्राइम मिनिस्टर थे. सो रैमसे मैकडोनाल्ड अनाउंस कम्युनल अवार्ड इन अगस्त 1932. हाँ, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि जो सेकंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें इन्होंने अनाउंस किया था. ट्रीटिंग डिप्रेस्ड क्लासेस एज अ माइनॉरिटी विद सेपरेट इलेक्टोरेट. यस, ही सेड दैट. सो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट.
ठीक. Now next is the Pune Pact replaced the separate electorate for depressed classes with reserved seats in joint electorate, nearby doubling their representation in the provincial legislature. Nearby doubling their provincial in the their representation in the provincial legislature. जी हाँ, ये हुआ था क्योंकि this was related to your Pune Pact, which was the pact done between Gandhi and B.R. Ambedkar. This is the D option. ये statement भी अपना correct है. Moving to the next question. So question number 18. Question number 18 says that with reference to the August offer 1940, August offer 1940, individual सत्याग्रह consider the following. ठीक है, अब देखते हैं. August offer made Viceroy Linlithgow explicitly promised the immediate establishment of national government with full executive power. यानी कि अब जो है वो पूरी की पूरी एग्जीक्यूटिव पावर वो किसको मिलती, वो किसको मिलने वाली थी, वो मिलने वाली थी इंडियंस को. क्या ऐसा हुआ था अगस्त ऑफर में? बिल्कुल भी नहीं. वो बस इतना कह रहे थे कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे सकते हैं और आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जब बनाना होगा तो उसमें पूरे के पूरे इंडियंस होंगे. बस इतना सा मैटर इन्होंने बोला था. तो दिस स्टेटमेंट इज गलत. यहाँ पे फुल एग्जीक्यूटिव पावर ऐसा नहीं हुआ था. सो हम पहले को अगर एलिमिनेट कर देते हैं, फिर एलिमिनेट वन, दिस बिकम्स आर करेक्ट आंसर. Acharya Vinoba Bhave was chosen Mahatma Gandhi as the first individual satyagrah followed by Jawaharlal Nehru. So first was who? First कौन थे? विनोबा भावे. इंडिविजुअल सत्याग्रह में पहले सत्याग्रही कौन थे? इंडिविजुअल सत्याग्रही विनोबा भावे was there. Second was Jawaharlal Nehru. And who was the third one? Third was Brahmadatta. Third was the Brahmadatta from Bihar. So what is the third? तीसरा यहाँ पे क्या है? The primary objective of individual satyagraha was to affirm right to freedom speech against the participation of Second World War. Yes, this statement is completely correct. Moving to the next question. So question number 19 को देखते हैं. It says that regarding the proposal of Cripps mission, consider the following statement. It proposed the creation of Indian Union with Dominion status, free to remain in our separate from British Commonwealth. British Commonwealth यानी कि इन्होंने ये चीज बोला कि आप क्या क्या क्रिएट कर सकते हो? इंडियन यूनियन क्रिएट करोगे विद डोमिनियन स्टेटस, फ्री टू रिमेन इन और सेपरेट फ्रॉम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ. ये स्टेटमेंट जो थी ये एकदम सही थी. तो क्रिप्स मिशन को तब इसीलिए, तो पहली चीज तो इसीलिए फेल कर दिया गया था क्योंकि ये डोमिनेंट स्टेटस की बात कर रहे थे. नेक्स्ट इज इट ग्रांटेड इंडिविजुअल प्रोविंसेस द राइट टू रिजेक्ट. देखो, राइट टू रिजेक्ट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर्म अ सेपरेट यूनियन विद ब्रिटेन. राइट टू रिजेक्ट प्रोविंसेस को क्या बोला गया कि आप राइट टू रिजेक्ट कर सकते हो. ठीक है, यहां पे ये बात बोली गई. नेक्स्ट इज दैट इट प्रोवाइडेड डिफेंस ऑफ इंडिया वुड रिमेन अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल फॉर द ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ये भी बात एकदम सही है. इन्होंने ये तीनों बातें कही थी. देयरफॉर ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so here it says that with reference to Quit India movement, ठीक है, 1942, पैरेलल गवर्नमेंट यानी प्रति सरकार, पैरेलल गवर्नमेंट वो कंसिडर द फॉलोइंग. ठीक है, सो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, पैरेलल गवर्नमेंट कैसे सेटअप किया गया था? सो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज फॉर्मली रेटिफाइड at all India Congress committee sessions at ग्वालियर टैंक, बॉम्बे, अगस्त. देखो, ग्वालियर टैंक पर ही क्विट इंडिया मूवमेंट का क्या हुआ था? अनाउंसमेंट की गई थी. तो ये स्टेटमेंट जो है एकदम सही है. नेक्स्ट इज चित्तू पांडे established a parallel government in बलिया. ठीक, securing release of jailed Congress leader, as jailed Congress leader. So चित्तू पांडे जो थे एग्जैक्टली इन्होंने कहां पे शुरू किया था? बलिया में शुरू किया था. तो ये स्टेटमेंट जो है एकदम सही है. नेक्स्ट इज द प्रति सरकार इन सतारा. प्रति सरकार इन सतारा ऑर्गेनाइज्ड बाय नाना पाटिल एंड वाईबी चवन सेट अप पीपल्स कोर्ट, न्यायदान मंडल्स एंड वॉलंटरी कॉर्प्स. जी हाँ, एकदम सही है. दे ऑल्सो स्टार्टेड दिस प्रति सरकार इन सतारा. देखो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? प्रति सरकार इंपॉर्टेंट है, सतारा इंपॉर्टेंट है. किसने शुरू किया? ये इंपॉर्टेंट है. ओके, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Okay, so here it is. It says that consider the following statement regarding regarding INA. Again, one of the most important questions. It says that the idea of creating Indian National Army was first conceived in Malay by Mohan Singh, a British Indian Army officer. It was established first by Captain Mohan Singh. Next is Subhash Chandra Bose set up provincial government of Free India, Azad Hukumat-e-Azad Hind in Singapore in October 1943. ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज जो है वो कहां पे शुरू किया? ही स्टार्टेड फ्रॉम सिंगापुर। नेक्स्ट इज द रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। देखो, रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट ऑफ आईएनए वाज ऑल इंडिया वुमेन कॉम्बैट यूनिट, यस, लेड बाय कैप्टन लक्ष्मी सहगल। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। सो लक्ष्मी सहगल, इट वाज लक्ष्मी स्वामीनाथ, सॉरी यहां पे सहगल लिखा हुआ है, यहां पे इस जगह पे क्या होना चाहिए था? लक्ष्मी स्वामीनाथन, लक्ष्मी स्वामीनाथन शुड बी देयर। देयरफॉर अपना ये तीनों स्टेटमेंट सही है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ठीक है। विद रेफरेंस टू INA trials and Rin revolt in 1946, consider the following, ठीक है। So INA defense committee, INA trial, so INA defense committee was formed to defend Prem Kumar Sehgal, Gurbaksh Singh Dhillon and Shah Nawaz Khan included कौन कौन से लोग थे इनको डिफेंड करने के लिए? So these are the people from British Indian Army जिनको कि ये पार्टिसिपेट किए, आईएनए का पार्ट बन गए और इसको ही आईएनए ट्रायल्स बोला गया। आईएनए ट्रायल्स बेसिकली इनिशिएटेड एट रेड फोर्ट और वहां पे कोर्ट लग रही थी और उस कोर्ट में इन तीन लोग को डिफेंड करने के लिए कौन कौन लोग थे? इट वाज भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू एंड जवाहरलाल नेहरू। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट इज रिन रिवोल्ट। रिन रिवोल्ट क्या होता है? देखो, रॉयल इंडियन नेवी में दिस वाज रिन, ठीक है। रॉयल इंडियन नेवी में क्या हुआ था कि देयर वर पीपल हु वर कॉल्ड रेटिंग्स, ठीक है, यानी कि जो लोअर लेवल के जो सेलर्स होते हैं उनको कहते हैं रेटिंग्स। तो रेटिंग्स को वहां पे बढ़िया खाना नहीं मिलता था, बहुत ज्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, जिसकी वजह से उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था। सो शिप का नाम इंपॉर्टेंट है, बिगिन ऑन HMIS तलवार। Yes, this statement is correct. This name of the ship is correct. When ratings went on hunger strike protesting racial discrimination, substandard food and arrest of BC Dutt, ये statement जो है एकदम सही है। Next is the naval ratings surrendered only after receiving explicit appeals and assurance from Sardar Vallabhbhai Patel and मोहम्मद अली जिन्ना। देखो यहां पे क्या हुआ कि इन्होंने पूरी तरीके से सरेंडर किया। कब सरेंडर किया? जब उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना से अश्योरेंस मिल गई थी। एंड देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ हियर इट सेज दैट रिगार्डिंग द कैबिनेट मिशन प्लान। देखो कैबिनेट मिशन प्लान, अब कैबिनेट मिशन प्लान आ गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। द प्लान एक्सप्लिसिटली रिजेक्टेड द डिमांड of sovereign Pakistan and proposed 3-tier federation। तो कैबिनेट मिशन ने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया था। हाँ, it has rejected it। तो it has rejected it। तो पहला जो स्टेटमेंट है हमारा ये एग्जैक्टली एकदम सही है। It has rejected the plan, ठीक है। Now next is that it grouped provincial assemblies into 3 sections, ठीक, section A, B and C to formulate प्रोविंशियल एंड ग्रुप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। हाँ, ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है। इन्होंने बेसिकली 3 ग्रुप में बांट दिया था बेस्ड ऑन द जोन्स, इन्होंने ऐसे बांटा था। नेक्स्ट इज दैट इट रिकमेंडेड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स बी डायरेक्टली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। नहीं, ये चीज तो नहीं थी।
यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज ये तो हमें इंडिपेंडेंस के बाद मिला. बिफोर दैट इट वाज डिसाइडेड ऑन हु इज पेइंग द मोर टैक्सेस, हु इज मोर एजुकेटेड. सो एजुकेशन के हिसाब से, टैक्स पेमेंट के हिसाब से वोटिंग के राइट्स थे, राइट. सो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है ये क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है, एंड ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so this is question number 24. चलो देखते हैं. Consider the following statement regarding governor generals and their administrative measures. कि क्या क्या किया गया था. चलो पहला स्टेटमेंट है, it is that Lord Wellesley introduced subsidiary alliance. हाँ, Lord Wellesley ने ही इंट्रोड्यूस किया था subsidiary alliance. बहुत बढ़िया. With the Nizam of Hyderabad being the first Indian to enter into it. So Hyderabad, yes, it became the first one to enter into it. So this statement is correct. Next is Lord Dalhousie formulated doctrine of lapse. ये भी एकदम सही है. And next, the princely state of Awadh in 1856 on the specific grounds of lapse of natural हायर. लैप्स ऑफ नेचुरल हायर पे अवध को किया गया था? नहीं, अवध को लैप्स ऑफ नेचुरल हायर पे नहीं किया गया था. ये क्या था? इट वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ मिस गवर्नेंस. इट वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ मिस गवर्नेंस, नॉट ऑन द लैक ऑफ natural hire. It was Jhansi who was basically brought under such condition. So अब थर्ड पढ़ते हैं. लॉर्ड रिपन इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया ड्यू टू हिज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रेजोल्यूशन इन 1882. ये स्टेटमेंट एकदम सही है, एंड देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 25. सी, क्वेश्चन नंबर 25 says with reference to 20th century peasants and working classes movement in India. So peasants and working classes movements की बात की गई है. ठीक है, अब देखो क्या कहते हैं. So it says that all India Kisan Sabha was established at Lucknow. हाँ, so all India Kisan Sabha was established at Lucknow. Yes, it was. In 1936 with Swami Sajjanand Saraswati as its first president and N.G. Ranga as the general secretary. So first president कौन थे? स्वामी सज्जानंद सरस्वती. और secretary कौन थे? N.G. Ranga. This statement is correct. Next is the Tegba movement in Bengal. It was again the peasantry movement. Tegba movement in Bengal determined the reduction of landlord shares from 1/2 to 1/3 of the harvest produce. ये statement एकदम सही है. तेगबा मूवमेंट में यही हुआ था. Next is बारडोली सत्याग्रह. Now बारडोली सत्याग्रह 1928 against the arbitrary land revenue enhanced was led by Vallabh Bhai Patel. ठीक है, it was led by Vallabh Bhai Patel where the women of Bardoli bestowed upon him the title of Sardar. ये statement एकदम correct है. बारडोली सत्याग्रह के बाद ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल मिला था, and therefore this statement is correct. Moving to the next question. Now here is question number 26. अब यहां से आप देखेंगे कि यहां से कुछ एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है. So question number 26. It says that consider the statement regarding prehistoric stone age. Prehistoric stone age साइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे. It says that Bhimbetka rock shelters in Madhya Pradesh contains rock paintings spanning from upper Paleolithic to Mesolithic and medieval periods. हाँ, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि भीमबेटका में हर तरीके की, हर तरफ की और हर पीरियड की पेंटिंग मिलती है, एंड देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज the correct one. This is the site which has been prevailed from the Paleolithic, the upper Paleolithic period to the lower Paleolithic period. सब में ये साइट मौजूद है. Next is Bagor in Rajasthan and Adamgarh in Madhya Pradesh provided earliest stratigraphic evidence for the domestication of animals in India. हाँ, ये स्टेटमेंट एकदम सही है. कौन कौन सी साइट है? बागोर है और आदमगढ़ है. ठीक,
ये कहां पे मिली, क्या बताते हैं ये, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बताते हैं, ये पहली ऐसी साइट्स हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। नेक्स्ट इज बुर्स होम इन कश्मीर इज नोन एक्सक्लूसिवली, देखो एक्सक्लूसिवली फ्रॉम लोअर पैलियोलिथिक एचुलियन हैंड एक्स with no evidence of Neolithic pit dwellings, नहीं, this statement is wrong, क्योंकि जो बुर्ज होम साइट है ना, बुर्ज होम साइट इन कश्मीर, इट इज व्हाट, इट इज फेमस फॉर पिट ड्वेलिंग, इट इज फेमस फॉर पिट ड्वेलिंग। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्टरी है, एंड देयरफॉर हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट होता है, इट इज ऑप्शन इट इज ऑप्शन it is option A. Option A. Moving to the next question. Question number 27. It says, question number 27. It says that with reference to Chalcolithic Ahar Banas culture, Ahar Banas culture, Ahar Banas culture पे question है on Ahar Banas culture is there, कहाँ है, ठीक है। Okay, so Ahar Banas culture or southeastern Rajasthan consider the following. The site of Ahar culture was major copper smelting center, whereas copper artifacts were produced in large quantities. तो क्या होता था कि यहाँ पे क्या होता था कि लार्ज क्वांटिटीज में कॉपर मिला था और वहां पे कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्री पाई जाती थी, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। सेकेंड इज बलाथल एंड गिलंड। Balathal and Gilland was important excavated settlement of Ahar Banas culture showing stone age and mud bricks structure। ये स्टेटमेंट जो है एकदम सही है, stone age and mud brick structure। Okay, so this statement is also correct। Now third is that the culture was completely pre-ceramic and lacked any distinguished painting, poetry and tradition। ये स्टेटमेंट एकदम गलत है, ऐसा नहीं था। So therefore option A is the correct one। Moving to the next question। Question number 28। So question number 28 what it says that देखो यहाँ पे हड़प्पन साइट है और यहाँ पे है इनकी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, ठीक। सो यहाँ पे क्या है, हड़प्पन साइट्स हैं और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं, ठीक है। सो लेट अस सी व्हाट इज दैट। सो धौलावीरा, देखो धौलावीरा वाज फेमस फॉर रिजर्वायर एंड डैम्स, ठीक है। देखते हैं, अ जाइंट वाटर रिजर्वायर एंड यूनिक आर्किटेक्चर, यस। तो ए का तो पहला ए हो गया, ठीक। नाउ लोथल में क्या मिला था, लोथल मिला था डॉकयार्ड। व्हाट वाज फाउंड, डॉकयार्ड। सो अ टाइडल डॉकयार्ड, राइस हस्क एंड फायर अल्टर्स वर फाउंड, यस। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट इज योर कालीबंगन। सो कालीबंगन में क्या था, एज द नेम सजेस्ट, कालीबंगन का मतलब क्या होता है, ब्लैक बंगाल। सो ब्लैक बंगाल इंडस्ट्री शुड बी देयर, ठीक। और क्या होता है कालीबंगन में, और क्या मिला था, कालीबंगन में मिला था प्लॉट फील्ड्स मिले थे, प्लॉट फील्ड्स यानी जुते हुए खेत। सो प्लॉट फील्ड्स वर फाउंड, यस दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, सी प्लॉट फील्ड्स वर फाउंड, ठीक। एंड नेक्स्ट इज दैट बनावली। सी बनावली में क्या मिला था कि टेराकोटा मिला था, प्लॉका क्या मिला था, क्ले मोल्ड टेराकोटा विद हाई प्रपोर्शन ऑफ बार्ले, यस दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट एंड देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 29, it says regarding socio-economic and religious life of Indus Valley civilization, consider the following statement, ठीक है। So question number 29, it says that the Harappans maintained a maritime trade with relation with Mesopotamia। हाँ, क्योंकि क्या होता था कि there was exchange of seals in them, therefore we can say it। Whereas the Indus region was referred as Meluha in their inscriptions, therefore this statement is correct। हाँ, Indus Valley civilization को मेसोपोटामिया में क्या बोलते थे, मेलुहा। सुमेरियन इंस्क्रिप्शन में भी उसे क्या बोलते थे, मेलुहा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज lapis lazuli used in Harappan bead making was primarily produced from trading outpost of Shotugai in बदखशान अफगानिस्तान, एग्जैक्टली। सो लैपिस लजूली कहां से मिलता था,
कहां से मिलता था बीड मेकिंग इंडस्ट्री में? इट वाज फ्रॉम अफगानिस्तान। नेक्स्ट इज द स्टैंडर्ड हड़प्पन वेट फॉलोड अ बाइनरी सिस्टम इन लोअर डोमिनियन and decimal system in higher dominions. Yes, this statement is correct. यहाँ पे decimal system का भी use किया जाता था. Therefore, all the answers, all the statements are correct. Moving to the next question. Here it says, देखिए यहाँ पे ये क्या बोलता है? यहाँ पे कहता है with reference to early Vedic period से. नाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम किधर मूव कर गए हैं? अर्ली वैदिक पीरियड में. इट सेज दैट पीरियड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है, सभा और समिति के बारे में बात है. दो तरीके की मीटिंग होती है, दो तरीके की इंपॉर्टेंट मीटिंग्स की जगह होती थी जिसे कहते थे सभा और समिति. वर ट्राइबल असेंबलीज एक्सरसाइज डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड चेक्स द पावर ऑफ द किंग विच इज कॉल्ड राजन. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो दिस पर्सन ये क्या करते थे कि ये राजा को एडवाइस करने के लिए बेसिकली होते थे. नेक्स्ट इज वुमेन हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड कुड अटेंड असेंबली मीटिंग्स एंड कंपोज and composers like लोपमुद्रा अपाला contributed in ऋग्वेद hymns. Yes, they did that. कि विमेन्स को भी अलाउड था पढ़ाई लिखाई करना और अपना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करना. नेक्स्ट इज द बैटल ऑफ 10 किंग्स 10 राजन वॉर was fought on the bank of Purushani. Purushani का मतलब क्या होता है? रिवर रावी. were where king Sudas emerged as victorious. कौन king जीता था? It was king Sudas were emerged as victorious. This statement is correct. Moving to the next question. Question number 31, if you see it is related to the cultures of later Vedic period. So cultures of later Vedic period को देखते हैं. ठीक, it is later Vedic period. The painted grey ware. देखो, the painted grey ware ceramic traditions is archaeologically correlated with the later Vedic period civilization in Gangetic plains. Next is that iron. देखो later Vedic period में क्या हुआ था? इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन नहीं था, बट वैदिक पीरियड में आयरन थोड़ा थोड़ा मिला था. और यहां पे क्या था? आयरन जो है, आयरन वाज यूज्ड इन अबंडेंस. आयरन यहां पे क्या था? लेटर वैदिक पीरियड में आयरन, हियर इन लेटर वैदिक पीरियड आयरन वाज यूज्ड इन अबंडेंस. ओके, सो यहां पे क्या मिला था? आयरन मिला था. देयरफॉर द आयरन टेक्नोलॉजी referred as the Shyamayas or Krishnayas was widely adopted for agriculture and clearance of dense forest. Yes, of course. Yes, this was correct. Next is the ashram system, 4 stages of life. कौन सी है 4 stages of life? Ashram system. The 4 stages of life is basically what? Ashram system है, यानी कि क्या क्या है? It is a brahmacharya, then your then grihastha, then vanprastha, and then sannyas. So 4 stages of life was fully developed and first comprehensively mentioned in छंदोग्य उपनिषद. नहीं, छंदोग्य उपनिषद से इसका कुछ लेना देना नहीं है. Therefore the third statement goes and A is the correct option. क्योंकि ये जो था, जो 4 the ashrama system, one ashrama system was basically mentioned in Rigved in the theory of Purusha Sukta. Chalo, moving to the next question. It says that regarding the rise of Magad Empire. Yes, it is again an important question. From 6th to 4th century, consider the following statement. Bimbisar, देखो यहाँ पे किसके बारे में है? A leader. Bimbisar of Haryank dynasty. So Bimbisar of Haryank dynasty annexed Anga and fortified Rajgir under architect Mahagovinda. Yes, ये जो statement है एकदम correct statement है. ठीक. Next is Ajatashatru utilized sophisticated war weapons such as Mahashila Kantika, जो कि catapult होता था, and Rath Musal, chariot with arched blades अगेंस्ट वैशाली. यस, ही डिड दैट. यानी कि आपने अगर बाहुबली मूवी देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि एक रथ होता है जिसमें ब्लेड्स लगी होती हैं.
वो जो ब्लेड वाली थी, जो रथ थी, उसको रथ मूसल कहते थे। और एक जो बाहुबली को मिली थी जिसमें कि वो बहुत बड़ा सा कैटेपुलेट था, जो कि बहुत बड़ा पत्थर फेंक देता था, उसे कहते थे महाशिला कंटिका। तो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट इज महापद्मनंदा अज्यूम द टाइटल एक रथ and uprooted all Kshatriya dynasties, earning the title Sarva Kshatrikantaka. Yes, ये एकदम ही correct statement है. Therefore, all the three statements are correct. Moving to the next question. Okay, now question number 32. With reference to Buddhism, देखो बुद्धिज्म के बारे में अब क्वेश्चन आ गया. Its philosophical development and consider the following statement. ठीक है, the second Buddhist council के बारे में पूछा हुआ है. ठीक है, so second Buddhist council says that ये कहां पे हुई थी? वैशाली. led to the first formal scheme between the Theravadins यानी the elders and महासंघिकास. तो थेरावादिन्स और महासंघिकास में क्या हुआ था? डिवीजन हो गया था. so it was what? It was the division of संघ का डिवीजन कर दिया गया था. दिस वॉज द फॉर्मल डिवीजन ऑफ संघ. तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है. नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ समुत्पदा. द कंसेप्ट ऑफ प्रतिसमुत्पदा यानी डिपेंडेंट ओरिजिन इज कंसिडर्ड द कोर ऑन्टोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी. ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है प्रतिसंपुद का, ये स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक, दिस इज रिलेटेड टू योर बुद्धिस्ट फिलॉसफी. थर्ड इज दैट हीनयान यानी कि थेरावाद जिसको जो फॉलो करते हैं. सो थेरावाद ट्रेडिशन इंट्रोड्यूस्ड द बोधिसत्व आइडियल्स हु पोस्टपोन इट्स ओन निर्वाणा टू एलिवेट द सफरिंग ऑफ ऑल बींग्स. देखो ये जो चीज है ना कि बोधिसत्व की आइडियोलॉजी से, बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट कौन लेकर के आया था? इट इज रिलेटेड टू योर महायान बुद्धिज्म. महायान बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ना कि हीनयान बुद्धिज्म से. सो महायान बुद्धिज्म से रिलेटेड है, तो ये जो हीनयान बुद्धिज्म है ये गलत हो जाता है और हमारा करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन ए. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 34. Question number 34 says that consider the following statement regarding Jain philosophy and historical traditions. The doctrine of Anekantvad, ठीक, and Sayadvad are core principles of Jainism. हाँ, exactly. They are the core principles of Jainism. Next is Vardhaman Mahavir introduced the fifth row of Brahmacharya, यानी कि celibacy को act करना है. And four other pre-vows were taught by पारश्वनाथ. ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट है एकदम करेक्ट. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. नेक्स्ट इज द फॉर्मल डिवीजन ऑफ दिगंबर एंड श्वेतांबर सेक्ट अकर्ड एट द सेकंड काउंसिल. इट इज द सेकंड काउंसिल हेल्ड एट वलाभी. कहां पे हुआ था? वलाभी में हुआ था. हेल्ड एट सेकंड काउंसिल एट वलाभी अंडर देव कृष्ण मना. देखो इसमें क्या था? Here it was that the formal division of Digambar and Shwetambar held at second Jain council. नहीं, it did not happen at second Jain council first of all. So therefore this statement is wrong. अपना A आंसर हो जाता है correct. Moving to the next question. Okay, now question number 35 को देखते हैं. Here it says that with reference to Mauryan administration, ठीक है, Mauryan administration डिटेल बाय कौटिल्यास अर्थशास्त्र एंड मेगास्थनीज इंडिका. देखो ये है राइटर, ये है इनकी बुक का नाम, ये है राइटर, ये है इनकी बुक का नाम. ठीक, सो अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय कौटिल्य एंड इंडिका वाज रिटन बाय मेगास्थनीज. ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है, देखते हैं व्हाट इट सेज. इट सेज that the Samharta was the chief collector. देखो जो समहर्ता है, he was the chief collector general of the revenue, while Sannidhata was the chief custodian of state treasury at the storehouse. ये एकदम सही बात है. Next is Megasthenes recorded that the Indian society was stratified into 7 classes with philosophers occupying the topmost position. ये भी एकदम सही बात है. Next is that Kautilya's Arthashastra mentioned in the existence of
देखो यहाँ पे फोर्स्ड लेबर है, फोर्स्ड लेबर को क्या बोलते हैं, विष्टि। विष्टि अलॉन्ग साइड द स्टेट सुपरवाइज्ड एग्रीकल्चरल फार्मर्स अंडर द सीताध्यक्षा। ये देखो सीताध्यक्षा क्या था, सीताध्यक्षा वाज रिलेटेड टू योर रॉयल लैंड, रॉयल लैंड से रिलेटेड था ये, ठीक। ये स्टेटमेंट जो है एकदम सही है। सो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 36। So question number 36, it is related to your Ashokan Empire. It says it is related to your Ashokan rock edicts and Ashoka Dhamma. देखते हैं। Says that the rock edict 13 provides a detailed description of Ashoka's conquest of Kaling. हाँ एकदम सही, ठीक। It provides Ashoka's conquest of Kaling, ठीक है। Now next is that and mentions Greek king Antiochus, Ptolemy, Antigonus, Magus and Alexander। हाँ ये मेंशन करते हैं। नेक्स्ट इज द रूमनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन। रूमनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन को ही लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन कहते हैं, लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन। यानी कि जब अशोका बुद्धा के यहाँ गए हुए थे, मतलब बुद्धा के बर्थ प्लेस पे गए हुए थे तब की बात है। तो रूमनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स अशोका's visit at birthplace of Buddha and reduction of the land tax to 1/8। ये स्टेटमेंट एकदम सही है कि उन्होंने 1/6 से रिड्यूस करके क्या कर दिया था, 1/8 कर दिया था। नेक्स्ट इज ऑल अशोकन इंस्क्रिप्शंस डिस्कवर्ड अक्रॉस द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान वर रिटन एक्सक्लूसिवली in Brahmi script. So what has happened, that all Ashokan inscriptions were not written in Brahmi script, they were also written in Kharoshti script. Therefore this statement is wrong. Option number A is correct. Moving to the next question. Question number 37, here it says that with reference to Kushan empire, देखो कुषाण की बात आ जाती है। Question number 37, कुषाण। So कुषाण की बात आ जाती है। It says that consider the following statement. Kanishk I convened the fourth Buddhist council in Kashmir under the presidency of Vasumitra, where Mahavibhash Sastra was compiled. देखो Mahavibhash Sastra was compiled in that meeting only. Yes, so this statement is correct. Moving to the next one, the Kushans were the first dynasty. They were the first dynasty in India or in Indian subcontinent to issue gold coins on a wide scale with high purity based on Roman weight and standards। ठीक है, तो रोमन वेट और स्टैंडर्ड्स के उस पे इन्होंने पहली बार सबसे बड़े पैमाने पे इशू किया था गोल्ड कॉइन्स, एंड देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट इज गांधार आर्ट डेवलप्ड अंडर कुषाण। देखो गांधार आर्ट है, ठीक है, इट डेवलप्ड अंडर कुषाण्स पैट्रनेज एंड यूज रेड सैंडस्टोन्स एक्सक्लूसिवली टू द स्कल्पचर ऑफ बुद्धा इमेज एंड बोधिसत्वास। सी जो गांधार आर्ट है ना, ये रेड सैंडस्टोन का यूज नहीं कर रहा था। रेड सैंडस्टोन का कौन यूज कर रहा था, मथुरा आर्ट, मथुरा आर्ट। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड देयरफॉर ए इज द करेक्ट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। सी क्वेश्चन नंबर 38 यहां पे क्या बोलता है, इट इज अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम ड्यूरिंग गुप्ता एज। देखो अब गुप्ता से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। व्हाट इट सेज दैट द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, प्रयाग प्रशस्ति इसके ऊपर लिखी गई थी, ठीक है, इसके ऊपर प्रयाग प्रशस्ति लिखी हुई थी, कंपोज्ड इन संस्कृत। हाँ संस्कृत में थी। इट वॉज अ पोएम, इट वॉज रिटन बाय हरि सेन एंड डिस्क्राइब द मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्त। यस ट्रू, ये स्टेटमेंट जो है सही है। नेक्स्ट इज दैट गुप्ता पीरियड विटनेस्ड emergence of feudal tendencies marked by increase in land grants, agraharas to Brahmins and temples with the administrative right। देखो इसमें क्या हो गया था कि जो गुप्ताज थे वो क्या थे, वापस से लैंड डोनेट करना शुरू कर दिए थे। किसको लैंड डोनेट करना शुरू कर दिए थे, ब्राह्मणिकल क्लास को। ओके, सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स योर करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज दैट द चाइनीज पिलग्रिमेज फाहिन, देखो Fahin, who witnessed during the region of Chandragupta II, left a comprehensive account of Chandragupta II courts and personality। Wrong।
फाहेन जो है ना, फाहेन ने क्या किया था, फाहेन जो है he came into the court of Chandragupta too. Yes, true, but he did not mention about the personalities or the court running behaviors of Chandragupta too. Therefore, this statement is wrong, and option number A is the correct one. Moving to the next question. Okay, now question number 39. What it says that, अब देखो यहाँ पे कुछ एंशियंट टेक्स्ट हैं और उनके ऑथर्स हैं, ठीक है. सो मुद्रा राक्षस, अब देखो मुद्रा राक्षस was basically written by, मुद्रा राक्षस एक ड्रामा था, it was written by विशाख दत्त, ठीक. मारिच कटिका, it was written by शूद्रक, and कीरत अर्जुनिया was written by your Bharvi. So Bharvi wrote कीरत अर्जुनिया depicting Arjun and Shiva, ठीक. Next is your Brihat Samhita. Now Brihat Samhita was written by Varamihir. It was the book on astrology. So Brihat Samhita. If you see this, option number A is the correct statement. Moving to the next question. Okay, so question number 40. So question number 40, it is related to your Sangam literature. Here it says an ancient South Indian society को देखते हैं, ठीक है. The book, the Tolkappiyam, the author of the book Tolkappiyar is the earliest surviving Tamil grammar text that provides insight into the social and political. हाँ, exactly. ये जो book है, ये book बहुत important है संगम literature के हिसाब से. The Sangam corpus is divided into two broad thematics. क्या है? एक है आगम, दूसरा है पुरम. So agam is what? Agam is related to your war, and puram is related to your love stories. ठीक, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है? ये स्टेटमेंट हो जाता है सही. थर्ड इज दैट द संगम पोएम डिपिक्ट्स कंप्लीटली इगैलिटेरियन. देखो, कंप्लीटली इगैलिटेरियन सोसाइटी डिवॉइड ऑफ एनी टेरिटोरियल चीफटेंस और ऑक्यूपेशनल स्ट्रैटिफिकेशन. गलत है. यहां पर भी क्या था? पैट्रियार्कल सोसाइटी हुआ करती थी. देयर वाज नो एज सच द egalitarian society. Therefore this statement is wrong and the correct statement is 1 and 2. Moving to the next question. Okay, now if you see in question number 41, यहां पे क्या होता है? रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मार्केट कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंटेड बाय सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी. देखो, अब हम कहां पे एंटर कर चुके हैं? अब हम एंटर कर चुके हैं इन द डोमेन ऑफ medieval period. So here it says that यहां पे क्या होने वाला था? He created the post. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. So he created the post of Sahana a Mandi to monitor the commodity price and maintain strict grain supply in Delhi. Yes, so he basically, why he was famous? He is famous because he did the market regulation and शान मंडी को इसने create किया था, ठीक. Next is that he established दीवाने मुख्तराज. He established दीवाने मुख्तराज department specifically to investigate and recover areas from the revenue collectors. तो स्टेट का पैसा स्टेट को मिल जाए, ठीक है, और किसी भी तरीके का एरियर ना हो, किसी भी तरीके का फॉल्ट ना हो, उसमें डेट ना हो, किसी और के पास स्टेट का पैसा किसी और के पास रह ना गया हो. बिकॉज ऑफ दैट ही क्रिएटेड दीवाने मुख्तराज. ये स्टेटमेंट एकदम सही है. नेक्स्ट इज ही वाज द फर्स्ट सुल्तान टू मेजर लैंड एंड फिक्स द स्टेट लैंड रेवेन्यू शेयर एट 1/2 यानी 50% of the gross produce. So what he did, he was the one जिससे कि 50% of the land produce को इसने फिक्स कर दिया था as a land revenue. ये स्टेटमेंट जो है एकदम करेक्ट है. So option D is the correct one. Moving to the next question. Okay, here it says that with reference to mansabdari system, agrarian administration under the European, Akbar consider the following. ठीक है, तो मनसबदारी सिस्टम किसके अंडर में? अकबर के अंडर में, ठीक. It says that the dual rank system of Zat यानी कि पर्सनल रैंक के बेसिस पे एंड सवर किस पे? कैवेलरी मैन, जिसको कि मेंटेन करने के, कैवेलरी मैन को मेंटेन करने के लिए was introduced during Akbar's reign. So it was introduced during Akbar's reign. Yes. तो दो तरीके के रैंक सिस्टम, द डुअल रैंक सिस्टम
जो है इट वॉज मेंटेन ड्यूरिंग अकबर्स रेन. ओके, नाउ अंडर दाशाला, the system formulated by Raja Todarmal, the average produce and average price of crops over preceding 10 years were calculated to fix the revenues. हाँ, तो 10 साल का पूरा और एवरेज कैलकुलेशन होगा और उसके बेसिस पे रेवेन्यू को फिक्स किया जाएगा. यस, दिस वाज देयर एंड दिस वाज नोन एज दाशाला सिस्टम. नेक्स्ट इज योर ऑल मनसबदार्स. देखो लिखा हुआ है यहाँ पे पहले तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ऑल मनसबदार्स वर पेड स्ट्रिक्टली इन कैश, नकद, ठीक, डायरेक्टली फ्रॉम रॉयल इंपीरियल ट्रेजरी विदाउट एनी जागीर असाइनमेंट्स. गलत है ये. यहाँ पे जो मनसबदार्स थे ना, मनसबदार्स को एट टाइम्स क्या होता था कि हाँ कैश में पे किया जाता था, बट दे वर आल्सो पेड इन द लैंड ग्रांट्स एज वेल. देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग और ए ऑप्शन करेक्ट होता है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, यहां पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 को 43 को हम देखते हैं. यहां पे क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स है. 43 एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स है और ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है. ठीक है, सो जो है नायंकरा सिस्टम बेसिकली किस चीज से रिलेटेड था, ये विजयनगर एम्पायर के मिलिट्री चीफटेंस, यानी कि कौन किस तरीके के लेवल्स पे ऑपरेट कर रहा है उससे रिलेटेड था. तो मिलिट्री चीफटेंस से रिलेटेड था. देखो, ग्रांटेड अमर लैंड्स इन रिटर्न ऑफ देयर सर्विसेज. ठीक, नाउ आयकर सिस्टम. ठीक है, Iyengar system was also related to your Vijayanagar Empire, which was a hereditary body of 12 villages functioning and managing their affairs. तो ये जो सिस्टम है क्या किया गया था कि 12 विलेजेस का एक ग्रुप बना दिया गया था और उसमें वो खुद से अपने अफेयर्स को मेंटेन कर सकते थे. नाउ नेक्स्ट इज योर Kudavoli system was related to your Cholas. What it was a lottery system for the selection of village. लॉटरी सिस्टम में कि सभा और कमिटीज के सभा कमिटी का कैसे मेंबर बना जाएगा, तो उसका लॉटरी सिस्टम होता था. दिस वाज नोन एज कुदावली सिस्टम. नेक्स्ट इज कदमई या कुदीमई सिस्टम. Kadamai Kudimai system was also related to your Chola Empire. It was also related to your Chola Empire, where the land revenues and custody labors were paid. ठीक है, जहां पे ड्यूज, जितने लैंड रेवेन्यूज का जो भी ड्यूज है वहां पे पेमेंट की जाती थी. एंड देयरफॉर दिस स्टेटमेंट ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 44 इज दैट. ठीक है, देखो क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम रिगार्डिंग तुगलक डायनेस्टी. ठीक है, दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड है ये. तुगलक डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत. ठीक है, देखते हैं. मोहम्मद बिन तुगलक क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक स्टैब्लिश्ड दीवाने आमिरे खोही एज एन एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट. हाँ, ये बात एकदम सही है. ठीक, टू ब्रिंग वेस्ट लैंड अंडर द कल्टिवेशन थ्रू द स्टेट लोन्स, यानी कि वेस्ट लैंड के ऊपर काम करना, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म करना. ठीक, नेक्स्ट इज फिरोज शाह तुगलक एस्टैब्लिश्ड दीवाने खैरियत. ठीक है, दीवाने खैरात. तो दीवाने खैरात में क्या था कि इट वाज फॉर द चैरिटेबल पर्पसेस, जहां पर की पुअर गर्ल्स की शादी होती थी. तो देखते हैं, चैरिटेबल पर्पसेस एंड दीवाने बंदगन टू मैनेज स्टेट स्लेव्स. ये एकदम सही स्टेटमेंट है. ये दोनों जो है एकदम सही स्टेटमेंट है. नाउ लुकिंग एट द थर्ड स्टेटमेंट, इट सेज दैट फिरोज शाह तुगलक abolished all non-Sharia taxes and levied हक ए शरब यानी irrigation on land, irrigated system and constructed canals. See, the point is that here Firoz Shah Tughlaq abolished all non-Sharia taxes. ठीक, यानी कि कोई भी ऐसा सिस्टम जिसपे कि जो कि नॉन शरिया था उसको इसने अबॉलिश कर दिया था. यस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. दिस इज योर राइट आंसर. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 45. देखो क्या होता है यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 45, इट सेज दैट विद रेफरेंस टू इंपीरियल चोला डायनेस्टी अंडर राजेंद्र चोला 1 एंड Raja Raja 1 and Rajendra Chola 1. What it is? It says that
राजा राजा वन बिल्ट बृहदेश्वर टेम्पल। देखो यार, बृहदेश्वर टेम्पल राजा राजा वन ने डेवलप किया था, ठीक है, एट थंजावुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एन एपिटोम ऑफ द्रविडियन स्टाइल विद मैसिव मोनोलिथिक विमान, मैसिव मोनोलिथिक विमान। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट इज राजेंद्र वन undertook the naval expedition to the Srivijaya kingdom of Sumatra and Malay to secure maritime trade routes to China। ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, क्योंकि चोलास, इंपीरियल चोलास वर known for their navies। नेक्स्ट इज द उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन। ये इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। द उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन of Parantaka I provides exhaustive details about the functioning of local self-government and Sabha in Chola village। Yes, in Cholas, imperial Cholas, there was the democracy at the village level. Therefore, local self-government system was there, and therefore this statement becomes correct. Moving to the next question. Question number 46. It says that regarding American Revolutionary War। देखो, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अब ये हम किस में एंटर कर गए हैं? हम इसमें एंटर कर गए हैं वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड, से अमेरिकन रिवॉल्यूशन यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड। हियर इट सेज कंसीडर द फॉलोइंग। What it says that the Stamp Act of 1765 provoked widespread colonial protest under rallying cry, no taxation without representation. Yes, this statement is correct. Next is the pamphlet Common Sense, written by Thomas Paine, forcefully advocated complete independence from British monarchical rule. This statement is correct. Next is that the decisive American French victory at the Battle of Yorktown led directly to the signing of Treaty of Paris recognizing America's independence in year 1783. This statement is also correct, and therefore third option D is the correct one. Moving to the next question. Okay, so here it is, question number 47. So question number 47, it says that with reference to French Revolution। देखो यहाँ पे क्या है, ये French Revolution से related है, ठीक है। Here it says that consider the following statement with representation to the third state। Third state took tennis court oath in tennis court oath। ये क्या है? It is related to the representation of the third state took tennis court oath pleading not to disband until they had drafted constitution for France। This statement is correct. Next is that the Declaration of Rights of Man and of the Citizen in 1789 proclaimed liberty, equality and sovereignty। देखो ये liberty, equality, sovereignty ये ideals कहां से आए थे? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड हैं। therefore ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड थे और इंडिया ने भी इसे इम्बाइब किया था। तो the national are inalienable rights। this statement is correct. Next is the reign of terror। the reign of terror कौन सा एक साल का was spearheaded by Committee of Public Safety led by Maximilian Robespierre। Maximilian Robespierre ने इस जो reign of terror है उसको खत्म किया था through the law of suspects। he brought basically what? the law of suspect। this statement is correct, therefore option D is the correct answer। moving to the next part। so question number 48। Question number 48, consider the following system regarding the Russian Revolution। Now this is related to the Russian Revolution। Here it says that in February resolution in 1917 resulted in abdication of Tsar Nicholas। देखो Tsar Nicholas को हटा दिया गया था and establishment of provincial government headed initially by Prince Lvov and later Alexander Kerensky। This statement is correct। in fact Russian Revolution का start ही इस चीज से हुआ था।
नेक्स्ट इज द लेनिन्स, देखो एक आइडियोलॉजी आ गई लेनिन्स की, ठीक है। लेनिन्स एप्रिल्स थीसिस called for an immediate end to Russian participation in World War I, ठीक, nationalizing of all lands and transfer all powers to the Soviets, ये statement एकदम सही है, लेनिन की ये आइडियोलॉजी थी, ठीक। नेक्स्ट इज दैट द बोल्शेविक देखो बोल्शेविक्स, ठीक है, बोल्शेविक पार्टी वाज देयर, सो Bolsheviks seized the power during October Revolution 1917 and immediately signed the Treaty of Brest-Litovsk with the Central Powers to exit the war. क्योंकि ये जो पार्टी थी they actually wanted to exit the war और लेनिन की ही ये पार्टी थी, therefore this statement is correct and option D is our correct answer. Moving to the next one. Okay, so question number 49. Question number 49 says that with reference to world war and post war settlement consider the following, ठीक है। क्या कहता है, द ट्रिपल एटांते मतलब जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ट्रिपल एटांते यानी ट्रिपल अलायंस जो बनी हुई थी, द ट्रिपल एटांते ओरिजिनली कंप्राइज्ड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशियन एम्पायर formed in opposition to triple alliance. तो ट्रिपल एटांते एंड ट्रिपल अलायंस, ये स्टेटमेंट एकदम सही है, क्योंकि ट्रिपल अलायंस कहां पे था, जर्मनी का था, ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर का था, और किसका था, और था ओटोमन एम्पायर का। ओके, नाउ नेक्स्ट इज the Schlieffen plan, देखो Schlieffen plan of Germany, the Schlieffen plan of Germany strategic blueprint for rapid invasion of France through neutral Belgium, यानी बेल्जियम से होते हुए फ्रांस में घुसना है, turning face to Russia. So basically क्या हुआ कि यहां पे क्या होता है कि इस प्लान के तहत इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फ्रांस को इन्वेड करने की आइडिया बनाया, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऐसा ही हुआ था इस प्लान के तहत। नेक्स्ट इज दैट अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, देखो ये लास्ट वाली बात होती है इन 1919, यहां पे क्या होता है, जो वर्ल्ड वॉर 1 है वो खत्म होने को आ रहा होता है। सो द अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स आर्टिकल 231, the war guilt cause, it is the war guilt cause, placed sole moral and financial responsibilities on Germany and its allies. Yes, ये लोग हार गए थे and therefore the moral responsibility or financial responsibility it was placed on Germany and its allies. Therefore option D is the correct one. Moving to the next question. Okay, यहाँ पे क्या होता है, यहां पे देखो ये दिस इज रिलेटेड टू योर क्वेश्चन नंबर 50, दिस इज रिलेटेड टू वर्ल्ड वॉर 2. क्वेश्चन नंबर 50 इज रिलेटेड टू योर वर्ल्ड वॉर 2. इट इज सेड दैट रिगार्डिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, क्या स्टेटमेंट है, इट सेज दैट द मोलोतोव रिबेनट्रॉप नॉन एग्रेशन पैक्ट, ये जो पैक्ट है ये किसके बीच में हुआ था, नाजी जर्मनी के बीच में हुआ था और सोवियत यूनियन के बीच में हुआ था, कंटेन्ड अ सीक्रेट प्रोटोकॉल, इट बेसिकली कंटेन्ड अ सीक्रेट प्रोटोकॉल पार्टीशनिंग पोलैंड एंड ईस्टर्न यूरोप। ये क्या चाहते थे कि पोलैंड का पार्टीशन हो जाए, यस ऑफ कोर्स दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट इज उसके बाद ऑपरेशन बारबोसा क्या होता है, इट वाज अबाउट द इन्वेजन ऑफ रशिया, इट इज रिलेटेड टू इन्वेजन ऑफ रशिया। सो ऑपरेशन बारबोसा जून 1941 was German military invasion on Soviet Union. Exactly, Soviet Union is what? Russia. तो ठंड में रशिया को कभी इन्वेड नहीं करना चाहिए. This is the learning which we get from Operation Barbarossa, and this statement is mark a crucial turning point on the Eastern Front. This statement is correct. Now next is the Battle of Midway. ये important है. The Battle of Midway in 1942, आखिरी लास्ट बैटल था ये, in Pacific threatened the in Pacific theater resulted in decisive naval victory of Imperial Japan over United States Pacific fleets. नहीं, ऐसा नहीं हुआ था. कौन जीता था इसमें यूनाइटेड स्टेट्स जीता था, जापान की तो इसमें डिफीट हुई थी. Therefore this statement is wrong and the correct answer is option A
1 and 2. So here with this we have discussed 50 questions. So सब तरीके के क्वेश्चन डिस्कस किए गए, सारे सब्जेक्ट, सारे पार्ट्स, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, उसको डिस्कस किए गए. मैंने आपको ये भी बताया कि आपको इस पूरे पेपर में क्या पढ़ लेना चाहिए, जिससे कि किस चीजों को किस तरीके से रिवाइज करना चाहिए. एंड विद दिस ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड और आगे मिलते हैं. जय हिंद.